Hello, welcome back. Thank you for joining. Very happy to see. Thank you so much. आज आपण भेटणार आहोत डॉक्टर श्रीमती वर्धा पंडित यांना. 1-2 मिनिटात त्यांना आपण जोडले जाऊच. आणि कथकशीचा चॅनेलही आहे, यूट्यूब चॅनेल, त्यालाही तुम्ही सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि लाईक कमेंट करा. त्याच्यावरही व्हिडिओज, वेगवेगळे अजून काही व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील, ते नक्की तुम्ही बघा. थँक्यू सो मच. एक 2 मिनिटात आपण भेटूया वर्धाताईंना. हाय ऑल. दोन मिनिटं आपण बघूया. काही अगेन टेक्निकल काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम प्रत्येक वेळी असतातच. 2 मिनिटात आपण चेक करूया. Okay, I can't see her. We'll just wait 2 minutes. थिंक काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम होतोय. आपण जरा चेक करूया. 2 मिनिटं द्या मला. आपण वर्धाताईंशी कॉन्टॅक्ट करून बघू. I think she's there. Yeah. Okay. नमस्कार ताई. आपण सुरुवात लगेचच वर्धाताईंच्या प्रस्तुतीने करूया. एक
सुंदर वंदना त्या आपल्यासाठी प्रस्तुत करतात. ती बघू मग आपण आपल्या पुढचं वंदना करतो. परम कारण कारणाय दीतो ज्वलत ज्वलित पिंगल लोचना कृतकुण्डल भूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरदाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्रीमत्प्रसन्न शशिवदन भूषणाय शैलेन्द्रजा वदनचुम्बित लोचना कैलाशमय महेन्द्र निकेतना लीलाब्ज कंठ सदृशाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नंबर समेत मुकुटोत्कटा दंष्ट्राकराल विकटोत्कट श्रीरमा व्याघ्राजिना अंबरधरा मनोहरा त्रैलोक्य नाथ नमिता नमः शिवाय नमः शिवाय नमः एक 2 मिनिटं मी थोडीशी अरेंजमेंट नीट हो दे. सुंदर अशी शिववंदना आज आपल्याला बघायला मिळेल. प्रत्येक
या सेशन्समध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रस्तुती बघून परत एकदा नृत्यानुभव घेतोय. आताही खूप सुंदर अशी पंजाबची शिववंदना त्यांनी आपल्या समोर प्रेझेंट केली. खूप सुंदर. ताई आपल्यासाठी सगळी तयारी करतातच आहे. सगळ्या अरेंजमेंट येस दिसतंय का नाही? हो. तुम्हाला आवाज हो हो आणि ऑडिओही व्यवस्थित आम्हाला ऐकू आला आणि तुमचं प्रस्तुतीही खूप सुंदर प्रकारे आमच्यापर्यंत पोहोचली करतात ते. सगळं टेक्निकली व्यवस्थितरित्या सगळ्या गोष्टी पोहोचल्या. खूप सुंदर ताई. आणि शिववंदना होती खूप मस्त. ताई आपण तुमच्या प्रवासाकडे जाऊया. अगेन हिंदी. सो आपण हिंदीमध्ये आपलं आजचं ही सेशन आहे ते करूया. हो नक्की. सो आपकी नृत्य की जर्नी या कथक की जो जर्नी है उसके बारे में हम सबसे पहले सुनना चाहेंगे. फिर वंदना के बारे में आप हमें बताइए. जरूर जरूर. कथक की जर्नी मेरी शुरू हुई, उसके पहले मेरी नृत्य की जर्नी जहाँ कथक नहीं था वो जर्नी मेरी बचपन से शुरू हुई. बचपन से मुझे सीखने का, नृत्य सीखने का और खासतौर से क्लासिकल नृत्य सीखने का बहुत ही मन बहुत इच्छा थी. तो उस वक्त इतना अवेयरनेस था नहीं कि कहीं पे क्लास और जाकर वहाँ पे बच्चों को डांस क्लास में ऐसे पेरेंट्स को इतना अवेयरनेस हमारे पेरेंट्स. और तभी मेरे स्कूल में भरतनाट्यम सिखाने के लिए एक टीचर उन्होंने अपना प्राइवेट क्लास हमारे स्कूल में खोला. उनका नाम है श्रीमती जयेश नायक. तो वो मेरी पहली गुरु है जिनसे मैं कहूँगी डांस में कितना है उन्होंने मुझे बताया तुम डांस जरूर कर सकते हो, इसको आगे. तो 2 साल भरतनाट्यम उनके साथ सीखा, लेकिन डांस के प्रति मेरा जो उत्साह था वो उससे और बढ़ गया. और फिर सुनाई देता है. हाँ देखिए हाँ थोड़ा ईयरफोन्स लगा के शायद आप बात करेंगी तो थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है. तो मैं फैन बंद कर देती हूँ. ईयरफोन लगाती हूँ लेकिन फिर मैं ये हाथ पकड़ के बात करूँ वो शायद रहेगा नहीं ठीक से. ठीक है. हाँ शायद भी आवाज बहुत आगे आ रही है बट उसको ऊपर आ रही है तो शायद अच्छी तरह से आ पाएगी. हाँ अमृता. तो जैसे मैंने बताया कि नृत्य की शुरुआत मेरी स्कूल से हुई, लेकिन वो इतना फॉर्मल एजुकेशन था नहीं जिस तरीके से क्लासिकल डांस में हुआ करता है. फिर मैं 9वीं कक्षा में जब थी तब मुझे एक बहुत ही बड़ा मौका मिला. दुर्गा झाली गौरी करके मराठी डांस ड्रामा था, उसमें भाग लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ. और वो डांस ड्रामा ये प्रोडक्शन था आविष्कार करके थिएटर की बहुत बड़ी जानी मानी संस्था है बम्बई की, उनका ये प्रोडक्शन था. और इस ड्रामा का कोरियोग्राफी किया था गुरु पार्वती कुमार जी ने. तो ये बहुत ही बड़ा नाम और बहुत ही बड़ी व्यक्ति, बहुत बड़े गुरु थे जिनको हमने बहुत करीब से देखा. और विभिन्न आविष्कार जिन्होंने फाउंड किया, फाउंडर मेंबर्स जो थे जैसे अरुण काकड़े जी, सुलभा देशपांडे जी, अरविंद देशपांडे जी, और उनके सहयोगी थे प्रेमा साखरदांडे, माधव साखरदांडे. तो माधव साखरदांडे जी ने ये डांस ड्रामा लिखा हुआ था. उस पर कोरियोग्राफी दादा, जिनको हम आदर से दादा कहते हैं, पार्वती कुमार जी को, वो और उनके सहयोगी थे गुरु रमेश पुरव. तो इन लोगों के साथ जो मैं जुड़ गई और इस डांस ड्रामा के दौरान मैंने जो भी देखा कि डांस की कोरियोग्राफी किस तरीके से होती है,
ऑफकोर्स तब मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं जानकर ये देखूं, अभ्यास पूर्ण इसको देखूं, ऐसे मैं नहीं कहूंगी। जाने अनजाने में मुझ पर ये सारे संस्कार हो गए, जैसे घर में पेरेंट्स अपने पर संस्कार करते हैं उसी तरीके से नृत्य के संस्कार और स्टेज किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हम लोग 75 युवा और बाल कलाकार एक साथ उस डांस ड्रामा में थे और तो ग्रुप के साथ किस तरीके से हमें not only on stage या कोरियोग्राफी और द प्रोडक्शन बट अदर देन दैट ऑल्सो कि हम बाहर जाकर शोध करते थे, तो इस सभी का एक इनफॉर्मल सा ट्रेनिंग हमें तब मिला। और अभी भी मैं जब बच्चों को सिखाती हूँ या उनके साथ कुछ काम करती हूँ तो मुझे ये सारी बातें जो यहाँ जहन में एकदम बैठ गई हैं उसका बहुत ही उपयोग होता है। और ये मेरी, मैं कहूँगी, जीवन की पूंजी है ये मेरी। इसको मैं कभी मतलब यही रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं। फिर उसके बाद बहुत साल डांस का नॉट ओनली फोक और एनी अदर स्टाइल बट किसी भी तरीके से डांस का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन वो आस थी सीखने की कि मैं सीखूं डांस। और फिर जब मेरी बेटी 5 साल की हो गई तो उसके साथ मैं डांस सीखने क्लास में चली गई। नॉर्मली ऐसे होता है कि बच्ची अपने माँ का हाथ थाम कर जाती है और यहाँ मैं अपनी बेटी का हाथ, ईशा का हाथ थाम के क्लास में चली गई और वो था गुरु शीला मेहता जी का, गुरु शीला दीदी का क्लास। वहां पे मैंने मतलब वो मेरी कथक से पहली पहचान थी, तो दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो मैंने बेसिक सारे कथक के जो भी फंडामेंटल्स थे वो सारे वहाँ पे सीखे और वहाँ पे मुझे गुरु विजय शंकर जी के पास भी सीखने का, उनके वर्कशॉप्स में सीखने का भी मौका मिला। और वो भी एक बहुत सुंदर सा एक ये था, दौर था। फिर उसके बाद कथक जैसे एकेडमिक क्षेत्र में आया तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय में कथक के डिप्लोमा की शुरुआत हो गई, तो मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया और वहां पे मेरे गुरु के साथ पहली मुलाकात हुई, गुरु श्रीमती शमा भाटे जी के साथ। और वहां से मेरा उनके अंडर कथक सीखने का दौर शुरू हो गया। और मैं कहूंगी कि कथक को अलग अलग डायमेंशन से और बहुत गहराई से देखने की नजर मुझे शमाताई से प्राप्त हुई। और एक तरफ हम शमाताई के पास प्रैक्टिकल सीख रहे थे, वहाँ मुन्नालाल शुक्ला जी भी हमें सिखाने के लिए, अभिनय सिखाने के लिए आते थे, और दूसरी तरफ हम डॉक्टर कनक रेले, डॉक्टर उमा रेले, डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर गंगोपाध्याय, इन सभी नालंदा के दिग्गज गुरुओं से हम थियोरी सीख रहे थे। तो वहां पे एक अलग सुंदर मिलाप मुझे देखने को मिला और अनुभव करने को मिला कि थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों का कितना अहम महत्व है साथ साथ जाने का। तो ये दौर बहुत ही सुनहरा था, बहुत ही अच्छा दौर था कि मैं और मेरे सभी जो बाकी साथी हैं, जैसे नूतनता से अभी तुमने बात की लास्ट टाइम, और भी लोगों से बात करोगी, तो हम लोगों को ऐसे लगा कि फिर से हमारा बचपन तो लौट आया कि हम वापस एक बार छोटे होकर गुरु के पास सीखने गए। और शमाताई की डांट भी हमें बहुत अच्छी लगती थी, उनके सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। और बस तो यहीं से मैं जहाँ से शुरू हुआ और कथक तक मैं यहाँ नालंदा में पहुंच गई और वहां से मैंने मेरा पूरा मास्टर्स PhD पूरा किया। तुम कुछ पूछना चाहती हो? दीदी बहुत, मतलब हर एक की जर्नी अलग अलग इंस्पिरेशन सबकी एक ही पंजरी, हम लोग एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रास्ता मिल ही जाता है। इतना अच्छा लगता है ऐसे ऐसे करके, लेकिन हम मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो यही इसी बात को लेके मैं जो आपने वंदना प्रस्तुत की उसमें आप क्या बता पाएंगे कि आपके गुरु का उसमें प्रभाव या उस पे आपने जब सोचा तो वो किस तरीके से आप सोचे, और वंदना के बारे में कुछ हमें बताइए कि वंदना होती क्या है, कैसे करनी चाहिए। जरूर बताऊंगी।
वंदना के बारे में भी बताऊंगी और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मायने रखती हैं कथक के लिए, जो क्षमाताई का विचार है, सोच है, उसकी बात करूंगी। तो वंदना से शुरुआत करते हुए मुझे ये तो हम सभी को पता है कि वंदना इज पेइंग ओबेसांस टू द गॉड, या आपकी जो भी देवता हो या गुरु हो, तो हम कार्य सिद्धि के लिए जैसे अपना एक ऑफरिंग देते हैं, एक अर्पण है वो। तो शुरुआत में मुझे लगता है, एक तो मैं बताऊंगी कि क्षमाताई का इस वंदना के प्रति यही अप्रोच है कि वंदना शुड बी गोइंग इनवर्ड्स, इट इज कनेक्टिंग योरसेल्फ विथ यू, गेटिंग अट्यून्ड as well as paying obeisance to the Almighty, और फिर जाके हम अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करेंगे। तो भाव यही रहेगा कि हम पूर्ण समर्पण करके जितना हमारी कोशिश है यथाशक्ति हम हमारा प्रस्तुति हमारी ठीक से आगे कर सके, इसलिए आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि जैसे शुरुआत में मंदिरों में कथाकार जब अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, तभी भी शुरुआत में एक प्रार्थना के तौर पे ही वंदना वो किया करते होंगे, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को जो कीर्तनकार थे उनको भी मैंने देखा है मंदिरों में जब कीर्तन करते थे तो शुरुआत में वो या कुंदेंदु तुषारहार ये सरस्वती की प्रार्थना करके, उस समय कोई भी वाद्य नहीं बजता था एक स्वर थोड़ा सा साथ करने के लिए, लेकिन बस वो और वो भगवान उनके सामने वो ये प्रार्थना पहले प्रस्तुत करते पहले कहते थे, एंड देन ही वुड स्टार्ट विद द म्यूजिक, विद द सॉन्ग्स एंड आख्यान एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद जब जैसे ही रंगमंच पर वंदना आ गई तो जाहिर है कि वो प्रस्तुति का ही एक भाग बनकर रंगमंच पर पहुंच गई। तो हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे कि वंदना है तो सिर्फ प्रार्थना की और चलो आगे खाट से शुरुआत, ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि सामने ऑडियंस बैठी है, इट इज अ फॉर्मल अफेयर नाउ। सो वंदना भी प्रस्तुति जैसे ही सामने आने लगी, लेकिन फिर भी क्षमाताई का आज भी वही अप्रोच है कि वंदना में हमें जिस तरीके से तोड़े टुकड़े या ठुमरी या भजन में हम अपना एक्सप्रेशन बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा और अपनी तरफ भगवान की तरफ एक रूप होने का भाव रखना जरूरी है। ये एक बात हुई। और मुझे लगता है कि खासतौर से ये वंदना जो मैंने अभी की उसमें क्षमाताई ने जब सिखा रही थी तभी हमें ये कहा था कि अनलाइक अदर वंदना, मैं इसमें अभिनय अंग से ज्यादा मैंने अप्रोच किया हुआ है। जैसे कि शैलेंद्र जा यानी कि पार्वती और शिव का जो पुरुष और प्रकृतिगण है उसका एक भाव है। फिर भैरव करके जो हम कहते हैं शंकर जी का, शिव जी का एक और उग्र रूप है, वो भी उसमें उन्होंने दिखाया है और शांत रूप भी दिखाया है। तो ऐसे, लेकिन ये सब दिखाते हुए भी मुझे लगता है कि शिव जी का जो स्थायी भाव हम कहेंगे, जो गंभीर है, मेडिटेटिव है, तो वो भाव पूरी वंदना में समाया हुआ है, जैसे ऐसे मुझे लगता है। अगर आपको ये भाव नहीं पहुंचा होगा तो ये मेरी गलती है लेकिन विचार यही है कि जिस तरीके का हम वंदना जिस देवता की करते हैं उसका भाव, उसका जो कैरेक्टर है वो उस वंदना में आना बहुत जरूरी है। तो अगर हम राम वंदना कर रहे हैं तो राम वॉज अ किंग, वो बाद में हम भगवान तो अभी कह रहे हैं, बट इनिशियली वॉज अ किंग, so that majestic aura has to come along with the in that vandana throughout. Secondly, जब भी उन्होंने दुर्गा वंदना की तो दुर्गा वंदना में दुर्गा का जो उग्र रूप है तो वो करण के साथ उन्होंने वंदना जोड़ी और उसका जो कैरेक्टर है दुर्गा का रौद्र रूप वो हमें उस वंदना में दिखाई देता है। तो इस तरीके से वंदना का और उसी भाव से फिर उनकी हस्तक का फोर्स कम ज्यादा होगा। जैसे कृष्ण होगा तो इतने स्ट्रॉन्ग हस्तक वहां पे नहीं आएंगे, मतलब उसका अप्रोच इतना पावर ऐसे नहीं दिखाई देगा। कृष्ण का भाव बहुत ही लास्य प्रदान है, तो लालित्यपूर्ण है। तो इस तरीके से उनका वंदना की प्रति सोच है
जो हम अपने आप में लाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वंदना क्या होती है, कैसे होनी चाहिए, ये एक्सप्लेन किया कि वो कैरेक्टर में जाना इतना इम्पोर्टेंट है। बट सोच अपने सोचते समय यू नीड टू बी कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, बट वो दिखते समय कैरेक्टर इतना ही पोर्ट्रे होना चाहिए। वेरी नाइस। बराबर, कैरेक्टर इन द सेंस दैट भाव ऑफ दैट देवता। ऐसे कैरेक्टर नहीं कि जो हम राधा कृष्ण जब हम करते हैं नायक नायिका की तौर से, उस तरीके का कैरेक्टर नहीं, लेकिन उसका स्थायी भाव जो है, शंकर शिव बोलने से अपने अंदर जो भाव उमड़ता है वो उसमें दिखाई देना है। तो इस तरीके से हमारा सीखना नालंदा में शुरू हुआ। तो मेरी बातें मिक्सअप हो जाएंगी कि शमाताई हमें कैसे सिखाती थी और उनसे मैंने क्या क्या एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। तो सबसे तीन अहम बात मुझे लगती है कि उनका स्टेज को सजाना और कवर करना, ये बहुत मुझे उनका तरीका अलग लगता है और बहुत भाता भी है। दूसरा है कि उनका साउंड पैटर्न का सोच जो है कि हाउ शी थिंक्स अबाउट देखो पैर, वो हमेशा हमें यही कहती कि पैर तो यही है अपने, तो वो तो बदलने वाले नहीं है। घुंघरू और पैर के साथ हम जितना खेल सकें, तो हम फ्लैट पैर लगा सकते हैं, साइडवेज घिनाधार जैसे हम पैर लगा सकते हैं, फिर खड़े पैर की तत्कार कर सकते हैं और एड़ी की तत्कार कर सकते हैं, बस। और इससे ज्यादा हम पैर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट द वे शी हैज थॉट अबाउट ऑल द साउंड इफेक्ट्स, पूरा पैर और एड़ी की तत्कार, इन दोनों से क्या म्यूजिक क्रिएट होगा, फिर नादी दीना की तत्कार और घीनधा की तत्कार, इससे क्या अलग इफेक्ट आ जाएगा। तो जितना हम उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश उसमें करते रहे, सोचते रहे, तो उसका इफेक्ट और उसका प्रयास हम करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हाथ में जरूर आएगा। और ये सारी बातें उनकी कोरियोग्राफी में तो भरपूर दिखती है, पूरी दिखती है। ये एक बात। और अलग अलग पॉसिबिलिटी जब भी वो सिखाती थी, तो मानो अगर एक फ्रेज सिखा रही है, वो तराना हो तो तराने की एक फ्रेज सिखा रही है, तो वो अपना जो है, जो उन्होंने सोचा है हमें सिखाना है और हमने वो करना है, वो तो सिखाती ही थी, मतलब सिखाती ही है। लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसके साथ हो सकती है, यही फ्रेज मैं अलग अलग 5 तरीके से कैसे कर सकती हूँ, इसका एक हमें एग्जाम्पल दे देती थी, तो ताकि हमारे भी दिमाग के धागे चलने लगे और हम भी आगे जाके कुछ सोच सके। तो हमें नालंदा में मास्टर्स के एग्जाम में तराना कोरियोग्राफ करने की प्रैक्टिकल एग्जाम होती थी। तो तभी हमें समाताई ने इतने सारे रफ रिकॉर्डिंग, छोटे छोटे पीसेस, मुखड़ा और अंतरा, ऐसे तराने हमें दे दिए थे कि आप इस पर ट्राई करो, अलग अलग तरीके से आप इसको कैसे सोचोगे, ताकि आपको जब पेपर दिया जाए तो आप आराम से सुकून से सोच सको और कर सको। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अलग अलग मतलब उनके कवर करने का तरीका, तो टकीट धा जो है, टकीट धा तो वैसे ही मैं एक ऐसा आपको करके दिखाऊंगी, जैसे दिखाई है तक 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 धान तक तक धान तक तक, तो यही तिहाई वो अलग अलग तरीके से तक तकी तक कैसे लगा सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इसका इतना बात ये एक तरीका हुआ। फिर पीछे जाके इस टाइप का थोडी तुम्ही मागे जाऊ शकलात तर मे बी तिकडे आमपर्यंत दिसतंय, असं थोडं मागे जाऊ शकत. हा थोडेफार दिसतंय.
की त, और इसी में हम करें तक की त, तो इसका अलग अलग शब्द भी हो म्हणजे गया। थोडंसं मागे तुम्ही खूप मे बी चालते एवढे चांगले नक्की. आय होप आपण थोडं समजून घेऊ. दिसतात त्यांचे पाय अगदी दिसत नाहीयेत पण बऱ्यापैकी आपल्याला दिसतात. हो 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 हो. So तक की त, तक की थान, तक की थान, तक की थान. ये दो तरीके अलग अलग तरीके से अपना सकते हैं. तो अलग अलग तरीके से हम कैसे कर सकते हैं. फिर धान की एक तिहाई जहाँ पे तो उसको कवर करने के हिसाब से ताई सॉरी मध्ये थांबवते. आपले जे रिवर्स आहेत ते म्हणतात तुम्ही थोडं मागे जाऊ शकलात अजून तर अजून थोडे होतात. हो थोडस तुम्ही ते बाजूला घेऊन थोडं मागे जाऊ शकलात तर मे बी पूर्ण पाय दिसतील. ओके. आता येस ताईंनी आपल्यासाठी ऍडजस्ट केलं आहे. येस ताई आता एकदम बरोबर दिसतंय. ओके. तो ढान 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 धा करते समय ढान 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 ढा. अभी मैं और पीछे नहीं जा सकती. नाही अजून दिसतंय. तरीका है या तो फिर आप करो ढान ढान फिर चक्कर ले लो ढान और धा. तो इस तरीके से अलग अलग टेक्निक यूज करके उन्होंने हमें किस तरीके से आप एक ही प्लेस अलग अलग तरीके से कर सकते हो और उसमें स्पेस भी कवर कर सकते हो. चक्कर अभी मैंने आपको दिखाया तो मुझे लगा कि समाते के कॉम्पोजिशन में चक्कर तो होते हैं. चक्कर अपने इसका अहम हिस्सा है कथक का. लेकिन वो चक्कर के लिए चमत्कृति दिखाने के लिए चक्कर नहीं लेते हैं. काय झालं मी दिसत नाहीये का? तुम्ही दिसत नाही आहेत ताई. मला वाटतं तुम्ही थोडं ऍडजस्ट करताय. तुमचा चेहरा दिसत नाही. तुमचा बॅक कॅमेरा सुरू झालाय का त्यात चेक करा. हा मग आता काय करता येईल? ताई तुम्ही बघा. आलं कुठेतरी हाथ लगला. तो चक्कर की चमत्कृति दिखाने के लिए कभी चक्कर लिया है ऐसे मैंने नहीं देखा और कभी ये नहीं किया. लेकिन चक्कर का अंतर्भाव वो बहुत अच्छी तरीके से करती हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया कवर स्पेस कवर करनी है. पैर लगाकर मतलब चक्कर जैसे उस कॉम्पोजिशन का एक भाग हो जाता है. न कि हो गया सब कुछ और फिर बाद में चक्कर पे चक्कर लिए और समझे आ गए. ये एक तरीका है. लेकिन क्षमाताई ने इसको उसी के अंदर इतना अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है चक्कर को. तो वो एक बहुत खूबसूरत उनका तरीका है और सोच है ऐसे मुझे लगता है. जिस तरीके से मैंने तुमसे बात की कि साउंड पैटर्न की बात, तो उससे मैं इतनी प्रेरित और प्रभावित हो गई कि अभी जो मैंने एक कोरियोग्राफी की थी मीरा के ऊपर, कान्हा सखी करके हम तीनों ने, मैं, मानसी देशपांडे और जूनाकी राघवन, हम तीनों ने ये तीन अलग अलग भूमिका एक ही साथ जोड़े थे, जिसमें मैंने किया था मीरा. तो मीरा के लाइफ में एक प्रसंग ऐसा है जहाँ पे वो राणा जी लड़ाई में मारे जाते हैं और यहाँ मीरा को जब पता चलता है तो वो दुखी तो जरूर होती है, लेकिन फिर अपने कृष्ण की भक्ति में वो मग्न रहती है. यहाँ पे राणा जी के मतलब अभी जो उनके भाई हैं, जो इनके पति मर गए, तो दूसरे जो राणा हैं उनके सेवक आते हैं इनको लेने के लिए और कहते हैं कि आपको अभी सती जाना होगा, ये प्रथा है आपकी, तो आपको सती जाने के लिए हमारे साथ चलना होगा. और तभी मीरा शांति से कहती है कि ये तो लौकिक जिंदगी के मेरे पति थे, मेरी शादी तो कब से कृष्ण भगवान से हो चुकी है और मैं ये मानती ही नहीं हूँ कि इनके अलावा कोई मेरा पति है. तो फिर भी वो जोर जबरदस्ती उनको लेने के लिए ये करते हैं.
तो ये जो सीन था उसमें मैंने दिखाया, ये साउंड पैटर्न का ऐसे ही इस्तेमाल किया कि जो सेवक और जो सैनिक हो, सेवक हो, जो भी, वो अग्रेसिवली उनसे बात कर रहे हैं। और मीरा बाई जो है वो एकदम शांति सुकून से, शी इज वेरी कूल एट दैट टाइम एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं नहीं ही जाऊंगी और ये सब कुछ करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो वो सेवकों को मैंने फ्रेजेस दिए थे, रिदमिक फ्रेजेस, डायलॉग्स नहीं थे, और वो पूरे पैर से वो फ्रेजेस कर रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं। और मैंने खड़ा पैर, जहाँ पे सिर्फ घुंघरू की आवाज ज्यादातर आएगी, वो यूज किया था और अपने मूवमेंट यूज किए थे। तो ऐसे इस तरीके से मैंने सोचा कि भाव में भी ये साउंड पैटर्न किस तरीके से हम अपना सकते हैं, तो उसका ये उदाहरण रहा। वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका सौभाग्य मुझे मिला और इसका छोटा सा पार्ट भी कुछ ना कुछ मैं पास करने का, तो बहुत नजदीक से ये सारी चीजें मुझे देखने को मिली थी। और आज सुनते समय बहुत सारी याद आ रही थी। हाँ, दीदी जो कह रही है वो ऐसे ऐसे था। तो तुमने वो सारे रिहर्सल्स भी देखे थे? इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। लेकिन ये सोच वही है कि जब हम देखते हैं, सुनते हैं, ताई को सुनना और देखना, ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग, सबसे बड़ी शिक्षा है, ऐसे मुझे लगता है। उनके इतने सारे परफॉर्मेंसेस, कोरियोग्राफीज हमने देखे यहाँ पे पूना में, और ताई जब बात करती है, मानो अगर उनको कोई टुकड़ा सिखाना है हमें, तो वो अगर उनका खुद का नहीं है, किसी और का पारंपरिक गुरु का कोई बनाया हुआ टुकड़ा है, तो वो हमेशा वो टुकड़ा किसकी रचना है वो बताएंगी। फिर उसमें क्या अलग है, क्या खासियत है, क्या यूनिक फीचर है उस टुकड़े का, वो हमें समझाएंगी। म्यूजिकली वो टुकड़ा कैसे जाता है वो समझाएंगी। शुरुआत में हमें पूरी पढ़न करके उसका सारा एक ऑडियो पैटर्न डिजाइन हमें उनसे पता चलता था। और मुझे याद है हम सभी लोग उनको सिर्फ ऐसे आंख बड़ी करके देखते ही रहते थे, ताकते रहते थे कि बाप रे, ये मतलब बहुत खूबसूरत भी है लेकिन बहुत भारी है। तो ताई कहती थी चलो उठो, अभी ये करना है आपको। तो उनके सिखाने का तरीका भी इतना सुलझा हुआ रहता था कि एक एक फ्रेज वो बड़ी अच्छे से हमें पढ़न कराती थी, फिर उसको दोहराती थी, फिर उसके आगे आगे की फ्रेज। क्यों मैं ये क्यों बता रही हूँ इतना डिटेल में उनके सिखाने का तरीका, क्योंकि हम लोग उनके साथ नालंदा में जब सीखते थे तो ताई यूज्ड टू कम वंस इन 15 days to teach us. दिस वाज अ डिस्टेंस लर्निंग। तो उनके लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हम लोग वैसे देखा जाए तो एक तो अलग अलग गुरु के पास सीख कर आए हुए थे, तो हमारी ट्रेनिंग अलग स्टाइल से, अलग मैनर से हुई थी। तो लेकिन उन्होंने हमें एक साथ ऐसे जोड़ दिया, ऐसे बांध दिया कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम सिर्फ हफ्ते में या 15 दिन में एक बार सीखते हैं। तो इतना वो डिटेल से, इत्मीनान से सिखाती थी। फिर भी 9 से 4 हम सुबह 9 से दोपहर 4 तक ऐसा सीखते, इतना डांस करते थे और ऐसा सीखते थे कि मतलब हमें अगले 15 दिन के लिए उतना सीखा हुआ भी लगता था अपना कैसे प्रैक्टिस हो जाएगा 15 दिन, इतना वो सिखा कर जाती थी। और वो भी एकदम सिंप्लीफाई करके क्लैरिटी से सिखा कर जाती थी कि हमें कोई उसमें दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, इस तरीके से सिखाना। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन से अगर कोई सिखाता है या डिसिप्लिन सिखाने वाला हो, तो डिसिप्लिन से सीखने वाले भी तैयार हो जाते हैं कि इतना डिसिप्लिन से लेने की भी अपनी ताकत निर्माण हो जाती है। इतना सुलझा कर अगर कोई सिखा रहे हैं, तो अभी कोई टुकड़ा करने जाते हैं तो ऐसे लगता है ये सारी बातें उनकी दिमाग में आती है कि किसकी चीज है, उन्होंने क्या सोचा है, किस तरीके। तो इसलिए जब वो मूवमेंट हम करते हैं या उस पैर का जिस तरीके से लगाव होना चाहिए, ये बातें हम भूल नहीं पाते, क्योंकि उसके पीछे का जो भी एनालिसिस है वो सब ताई ने बताया हुआ होता है। तो दिस इज नॉट मियर copying Tai or taking the tukda as it is, learning, practicing and producing. No, we have got that internal thing about that tukda. ये knowledge अगर है तो हम टुकड़ा भूलेंगे नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें
तो मुझे वो चीज कैसी होनी चाहिए और मैं सबीना अभी बहुत सारे वर्कशॉप मैंने भी अटेंड किए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत जो सीख रही हूँ उनसे। तो होती जाती है जब आप इतनी सारी सुना, तो इतना सब लोग सबका अनुभव अलग अलग है। बराबर। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है क्या अमृता की वॉइस क्रैक हो रही है? कोई लिख रहा है कि आपकी वॉइस क्रैक हो रही है? मेरी क्रैक हो रही है, तो अभी मैं क्या करूँ? नहीं दीदी, मैं बता रही है शायद बीच में थोड़ा बहुत नेटवर्क कनेक्शन ऊपर नीचे होता है, तो कर नहीं सकते उसके लिए। इसको और पास में लूं क्या? ट्राय कर सकते हैं। मला तुझा आवाज नीट ऐकू नाही येत आहे अमृता. हाँ ओके, मेरी आवाज भी ट्रैक हो रही है, आई होप अभी आ रही है। इसको सोच के मैं दीदी आपको पूछना चाहूंगी, आपके में वो सारी चीजें आ रही है जो मेरे एक्चुअली दिमाग में है, जैसे आपकी डांस पे उनका प्रभाव या आपकी डांस में जो बदलाव होते गया नृत्य में, आपके कथक में, के बारे में, आपके सिखाने में, जब आप सिखाते हो अपने स्टूडेंट्स को, तो आपके डांस कोरियोग्राफी के बारे में आपने टेक्निकल वे से आप कुछ बताएंगी हमें कि कैसे टेक्निकल कोरियोग्राफी है, तो उसमें टेक्निकल चीजें भी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। टेक्निकल चीजें मतलब यही मैंने जैसे अभी बताया आपको कि तुमको कि किस तरीके से पैर अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हो। शायद तुमने यही पूछा, मुझे वापस एक बार पूछोगी सेम सवाल? नहीं, जैसे दीदी हमने बात करते समय जैसे आपने कहा कि लाइनिंग तक यूज करते समय म्यूजिकल चीजें हैं, इसके बारे में आपने मुझे बताया था जब मैं आपसे बात कर रही थी, तो वो दम के बारे में, दम के बारे में ना? दम के बारे। हाँ, तो एक तो क्या होता था कि हम लोग सभी मतलब ऐसे सीखने के आदी हो गए थे शायद कि टुकड़ा बताए हैं तो लाइक वो कॉम्पोजिशन जो भी है उसके शब्दों में हम बहुत अटक जाते थे, और ताई के बहुत से कॉम्पोजिशन में धान 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 है या है, तो हम बहुत मतलब हम सच में छोटे ही थे तभी कि उसमें फंस इतने जाते थे कि उसको ही याद करना कि नहीं इसमें तो धान है, नहीं इसमें तो थे ही है नहीं, तो बाकी जो मेन चीज है उस पर का ध्यान हट जाता था। और तब ताई हमें बताती थी कि वरदा ये सब एक ही है, समझ लो इसको, ये क्या कह रहा है, धा आना ई क्या है, सब तकी तही पे है और अलग कुछ है क्या? ऑफ कोर्स मतलब अगर हम थे ई बोल रहे हैं और अगर हम धा आना बोल रहे हैं तो दोनों को एग्जीक्यूट करने का तरीका या दोनों सिलेबल्स का डायनामिक जो है उसको न्याय देने के लिए हम पैर और हस्तक शायद अलग अलग यूज करें, लेकिन एक्चुअली बेसिक में बात वही है कि ये तकित है, तो इसको पहले पहचानो कि ये क्या कह रहा है, फिर उसमें फंस मत जाना, ये अलग अलग सिर्फ सिलेबल्स है, बात वही कर रहे हैं, तकित है, धान है, धात धा है, वो बात वही कर रहे हैं, ये समझ लेना। तो मुझे याद है मैंने अमृता से कहा था, तो मैं कहना चाहूंगी कि शमाते हमसे हमेशा कहती है कि मैं सिर्फ कथक की गुरु हूँ आपकी, जैसे पहले के जमाने में गुरु मतलब जीवन की राह दिखाने वाले गुरु, ऐसे में कुछ अपने को मानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ कथक में हूँ, जो सिखाना है वो सिखाती हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि उनकी बातें अगर हम ठीक से पहले तो अंदर जाती हैं उनकी बातें, फिर हम उस पर विचार करते रहते हैं, फिर मंथन होता रहता है, अपने अनजाने में होता रहता है, यू आर नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस। तो ऐसे ही कभी मुझे एकदम से जैसे साक्षात्कार होता है वैसे लगा कि हम कहते हैं कि
डांस इज द वे ऑफ लाइफ। तो जब ताई कहती थी अगर ते चाहे ते वेगळं नहीं है, ये भी है, ये कुछ अलग नहीं है, तो मुझे यही लगा कि क्यों हम नामों में फंस जाते हैं और ये राम है, ये कृष्ण है, ये जीसस है, ये अल्लाह है, तो ये वही है ना सब कुछ। तो एकदम से मुझे ये दिमाग में आया कि कितना हमारा डांस अपने साथ जुड़ा हुआ है, और ये कोई अगर इस तरीके से इसलिए मुझे लगता है कि सबको, मैं जरा सा यहाँ से वहां जंप कर रही हूँ बोलते समय, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प इट क्योंकि बहुत सारे विचार दिमाग में आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये छोटी जनरेशन, अभी की जो जनरेशन है, उन्होंने और सभी ने एक्चुअली क्लासिकल डांस सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें जो वैल्यूज अनजाने में मिलती रहती है, दिमाग में सोचने के लिए कुछ अलग अच्छे, ये एब्स्ट्रैक्ट से अपना कुछ बुरा नहीं होने वाला है ना। तो कोई भी डांसर अगर हो तो वो यही सोचता रहता है, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, टैक्सी में जाओ, घर में रहो। तो मैं अपने बच्चों को वही कहती हूँ, ये कान में जो ये लगा के रहते हो ना बैठकर और गाने सुनते रहते हो, इससे है कि जो कलेक्शन आपने खुद की हुई है उसको रिकॉर्ड करो और अपने कान में लगा के रखो, तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, अपने संस्कार कोई ऐसे भूलता नहीं है, तो ये बात भी कोई भूलता नहीं। अगर भूलाना नहीं चाहते हो तो इसको कान में लगा कर रखना, इससे अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, दूसरे कोई ख्याल आएंगे नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट से मुझे वही लगा कि शमाते हमें हमेशा बताती है कि उनको एब्स्ट्रैक्ट का, नृत्य का बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा पैशन है। शी इज मोर इंटरेस्टेड इन नृत्य। मगर मैंने देखा है और आप सभी ने देखा है कि नृत्य के ही सारे अंग, सारे हस्तक वो किस तरह मतलब कहती है हमें, और खूबी से फीलिंग के साथ नृत्य में किस तरीके से आ जाते हैं, और वो उनके सीखने हमें देखने को मिलता है और उनकी डांस में भी देखने को मिलता है। उनका उसी के बारे में एक ख्याल ऐसे है कि यू शुड ऑलवेज कीप कंटिन्यूटी इन योर हस्तक and in your thinking while doing अभिनय and in your हस्तक also while doing your नृत्य। तो ख्याल जैसे रुक के नहीं आता है ना, ओवरलैप करके आता है ख्याल, कि अभी मैं सोच रही हूँ कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं, दूसरी जगह मैं सोच रही हूँ कि क्षमते का मैं क्या कैसे किस तरीके से बताऊं, और मतलब 3-4 सवाल ख्याल एक साथ अपने दिमाग में चलते रहते हैं। तो जब आप कोई प्रस्तुति करते हो, अगर आपको बारिश दिखानी हो, तो अचानक से पहले सिर्फ बादल दिखाए और अचानक से वो तोड़ के आपने दूसरा ही कुछ दिखाना शुरू किया, तो उनके लिए वो उसके लिए बहुत जोर देती है कि अगर आपने बादल देखे हैं और बादल देख के आपने नीचे देखे, ऐसे नहीं कि बादल देखे और नीचे देखा कि फूल मोर नाच रहे हैं और फिर अचानक से ये हुआ। नो, देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी ऑफ थॉट एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ द सीन। आप इस तरीके से बात नहीं करते हो ना, तोड़ के बात नहीं करोगे। तो उनकी हस्तकों में भी जैसे आप देखोगे, कभी भी बांसुरी ली है, बांसुरी फेंकी है, बांसुरी, तो वो एक कंटिन्यूटी उनकी रहती है, वो ब्रेक नहीं करती है कभी वो लाइन। तो ये सारी मैंने जैसे कहा छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बहुत याद आती है, और मैं सच में वो दिन मिस करती हूँ। बहुत ऐसे लग रहा है जितना कैसे टाइम निकलता जाता है, ऐसे लगता है अभी तो शुरुआत हमने बातें करते सुनते ही समय जैसे लगता है और ये पूछना है और ये सुनना है दीदी आपसे, और माता जी के बारे में सुनते सुनते बहुत अच्छा लगता है। तो फिर भी मुझे आपको ये पूछना है कि आपके पीएचडी के बारे में आप हमें थोड़ा, यस, और उसमें भी गुरु हमारे साथ होते ही, तो आपकी नृत्य की शुरुआत और करते करते आपका पीएचडी तक, ये बहुत लंबा सफर है दीदी, तो इसके बारे में मैंने जैसे बताया कि 2 बातें हैं इसमें कि क्षमता के साथ सीखी। क्लियर आ रही है आवाज एक्चुअली, ये भी ज्यादा क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है, तो जैसे क्षमताई से मैंने 2 बातें मैंने बताई कि क्षमताई से सीखने के बाद उनके साथ सीखना शुरू किया, उसके बाद मैंने कथक को ज्यादा सीरियसली लेकर उसको अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा। उसके पहले मैं सिर्फ
अपनी पैशन पूरी करने के लिए एक हॉबी करके शीला दीदी के यहाँ सीख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने शमाताई के यहाँ सीखना शुरू किया और जिस तरीके का ट्रेनिंग उनको देखकर मैं इतनी प्रभावित हो गई, और उन्होंने जो सोच डाली हमारे दिमाग में, और उससे मुझे लगता है कि एक इन डेप्थ नॉलेज और इन डेप्थ दृष्टि जो होती है वो धीरे धीरे तैयार होने लगी कथक के लिए। तब मैंने ये तय किया कि अभी तो मेरी जो उम्र बीत चुकी गई है, जहाँ मैं सीख नहीं पाई बचपन से, तो अब मैं कितना करके समेटूं, एक एक टुकड़ा, दो ताल, 15 ताल, कितने समेट कर मैं कितना सीख पाऊंगी और कितना ले पाऊंगी अंदर अपने। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस बारे में और ज्यादा सखोल मतलब इन डेप्थ जानकारी होने के लिए जरूरी है कि मैं रिसर्च के पद पर चली जाऊँ। और शमाताई का साथ तो मेरे सहारा, मतलब उनका तो प्रोत्साहन भी था, इंस्पिरेशन था, सब कुछ। मतलब शी वॉज ऑलवेज ब्लेसिंग मी कि नहीं, तुमको ये करना ही चाहिए। और फॉर्चुनेटली नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय में ये फैसिलिटी है कि मैं वहां से रजिस्टर कर सकती थी मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो मैंने अपनी मेरे गाइड शुरुआत में डॉक्टर कनक रेले जी थे, लेकिन क्योंकि मेरी ही कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से मेरा बढ़ने लगा पीरियड, आगे जाने लगा, और देन शी हैड टू रिटायर, मतलब couldn't take me anymore। उनका एक समय था, उस तक ही वो गाइड करके रह सकती थी। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर गंगोपाध्याय जी, जो वहाँ पे एज ए रिसर्च गाइड है नालंदा में, उनके अंडर ये किया। तो ये भी एक अलग तरीका, अलग ही कॉम्बिनेशन था कि भरतनाट्यम गाइड के अंडर मैंने कथक की PhD की। लेकिन वही है कि सारी कथक की जानकारी मतलब प्राइमरीली मुझे शमाताई से मिली। मैं जब भी उनको फोन करती थी, कभी भी उन्होंने मुझे ऐसे नहीं किया, कहा कि अभी नहीं तुम रात को फोन करो, या अभी नहीं तुम अभी फोन करो, कभी नहीं। जब भी मैंने फोन किया उन्होंने मुझे बहुत विस्तार से सारी जानकारी दी, और उनकी वजह से मुझे बड़े बड़े गुरुओं से भी मिलना मतलब पॉसिबल हुआ कि उन्होंने भी एक शब्द डाला था, उनकी शिष्या हूँ करके। मैंने बहुत ऐसे गुरुओं का इंटरव्यू लिया जिसका मेरे PhD के थीसिस में अंतर्भाव मैंने किया हुआ है। तो मेरे थीसिस का सब्जेक्ट टॉपिक है द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कथक। तो ये टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से मुझे नए नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं और पहले जमाने से भी क्या क्या चेंजेस होते गए कथक में, इसकी जानकारी बहुत अच्छे से मिली। और तभी मैं सोचने लगी कि हम क्या कहते हैं कि ये तो ट्रेडिशन में है ही नहीं, या किसी को लगता है कि क्या ट्रेडिशन करते रहते हो, कुछ तो अलग मुझे करना चाहिए, तो अलग से कुछ दूसरे पेड़ की चेरी लाकर इसमें डाल देते हैं। तो ऐसे नहीं करने की जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जितने बड़े बड़े गुरुओं के बारे में मैंने पढ़ा और जिनका इंटरव्यू, जिनके साथ बातें की, उन्होंने उनसे यही मुझे मालूमात हुई कि जितना आप ट्रेडिशन को जानो और जितना आप ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करो, उतने ख्याल आपको मिलते रहेंगे। द ट्रेडिशन इटसेल्फ विल गिव यू दैट बूस्ट। Tradition is never stale. It never becomes stale. It is always rejuvenating, always innovating. हम ऐसे नहीं कह सकते कि ट्रेडिशनल यानी कि पुराना हो चुका, उसमें कुछ अभी करने लायक नहीं। अभी तो मुझे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है। ट्रेडिशन जितना है उतना सीखा भी नहीं होगा। तो ट्रेडिशनली जितना आप सीखोगे और जितनी सीख आप ले लोगे, उसी में सोचोगे, तो अलग अलग प्रकार के धातु ठुंगा आप बना पाओगे। You need not go away from that. You can remain there and yet innovate. That is the lesson I took from my research. कितने लोग सोचते हैं, कितना काम करते हैं, वो देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो ऐसी मेरी PhD की ये प्रोसेस लास्ट ईयर पूरी हो गई, और मैं लास्ट ईयर PhD डिग्री मुझे यूनिवर्सिटी ने प्रदान की। बहुत सुंदर दीदी, इतना अच्छा लगा इतनी बारीक है हर एक बात। तो ऐसे लगना है कि ऐसे मुझे और ऑफकोर्स सारे जो देख रहे हैं वीडियोस, उनको भी लग रहा है कि ये अभी जो पैसे उससे और भी
बहुत कुछ करते रहना है, रुकना नहीं है। ऐसे हो जाता है कि अरे नहीं होता है, नहीं करना है। बहुत ऐसी ये मतलब बहुत आती रहती है। बट ये सारी चीजें जो सुन रहे हैं आप सब गुरुओं से कैसे लग रहा है कि ये नहीं, रुकना नहीं है, करते रहना है। करते रहना है। सारी चीजें मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। हाँ, जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर बात करके, और इस तरीके से मुझे पता नहीं मैंने कितना क्लियरली मेरे थॉट्स व्यक्त किए हैं या नहीं किए, लेकिन जो मुझे कहना था मैंने मन से कहा है, इतना मैं जरूर कहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सारी चीजें हम तक पहुंच रही है, बहुत सीखने को तो बिल्कुल मिल रहा है। जब बहुत सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग मन गाते रहते हैं, बट हाउ वी स्टे इन वन लाइफ ऑलवेज। तो ये Yes. सारी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमें इंस्पायर करती है। और यही मेरा शायद यही मेरी सोच की ये चीजों क्यों है। तो इसी चीजों पे तक रहने के लिए आपसे लोगों की ही मदद है कि हमें ये करते रहना है, करते रहना है। Thank you so जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैक यू व्यूअर्स, एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। Thank you all for again and again join us. Thank you so much. Thank you, everyone.